नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण चैप्टर नंबर 16 देखें, जाने और अनुभव करें, इस चैप्टर में की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले इस चैप्टर में हम जानकारी क्या प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि इस पूरे चैप्टर में कहा गया है वो। इस पूरे चैप्टर में हम 3 पदार्थों के बारे में जानेंगे। हमने पदार्थ का अर्थ क्या है वो भी इसी चैप्टर में हम जानेंगे। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, घन यानी कि ठोस पदार्थ, प्रवाही पदार्थ यानी कि द्रव पदार्थ, और तीसरा होता है गैसीय यानी कि वायु पदार्थ। हम ये 3 पदार्थ देखते हैं, लेकिन कौन सा पदार्थ है वो किस प्रकार की जगह रोकता है, उसमें क्या होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, आप अपने वर्गखंड के भीतर और घर में वस्तुओं को देखते होंगे। उनमें से कुछ यहाँ भी दी गई है। हम घर में, स्कूल में, आप कहीं पे भी जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और इसके बारे में हमें लिखना है किससे बनती है। जैसे कि कुर्सी। कुर्सी आप सबने देखी है। कुर्सी कहाँ का किससे किससे बनती है, तो कि लकड़ी से बनती है, प्लास्टिक से की भी होती है और लोहे की भी हो सकती है। वैसे ही दरवाज़ा, दरवाज़ा किस चीज़ों से बना होता है, तो कि लकड़ी का एक तो होता है, लोहे के भी बनते हैं और प्लास्टिक का भी, फाइबर का भी बनता ही है दरवाजा। यानी 3 तरीके के दरवाजा भी 3 प्रकार में से बनेगा। किस में से बनेगा? लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा में से बनेगा। फिर है रोटी। रोटी किससे बनेगी, तो कि पहले तो गेहूं का आटा, फिर पानी, और रोटी बनाने के लिए कि चकला, बेलन, और फिर स्टोव यानी कि गैस हमारा, और तवा जिस पे हम रोटी सेकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी, तब हम रोटी बना सकते हैं। यानी कि रोटी किससे बनेगी, तो किससे बनेगी उसके लिए हम कह सकते हैं कि गेहूं का आटा और पानी होना चाहिए, तब हम लोट को, यानी कि रोटी बनाने के लिए जो लोट है उसको सानेंगे, तब हमारी रोटी बनेगी। यानी कि उसके लिए हम कैसे किससे बनी है, तो कि गेहूं और पानी दोनों मिक्स करेंगे तो ही हम रोटी बना पाएंगे। फिर है चश्मा। चश्मा में कौन कौन किस किस चीज़ से बनता है, एक तो उसमें प्लास्टिक होता है, कांच होते हैं, और साथ में धातु होती है, जैसे कि लोहे की समझ लो या पत्रे की समझ लो, ऐसी एक धातु भी होती है जिसके कारण वो बनता है। फिर है बाल्टी। बाल्टी भी आपने अगर देखी है तो प्लास्टिक की होगी, फिर लोहे की भी होगी, और स्टील की हो सकती है, तो ऐसी धातु की हो सकती है। फिर है चम्मच। चम्मच एक प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की भी चम्मच होती है, लकड़ी में से बनाई हुई भी होती है, और स्टील की भी होती है, तो ये चम्मच हो गई। फिर जूता। जूता किस में से बनता है, कि चमड़े में से बनता है, प्लास्टिक से भी बनता है, जो प्लास्टिक के चप्पल आते हैं जिन हम बरसा के जूतों में पहनते हैं वो, और दूसरा होता है कि चमड़े में से बनता है। फिर पुस्तक। पुस्तक हमारी कागज़ में से बनेगी। कागज़ कहाँ से आएगा, लकड़ी में से, तो वो लकड़ी में से बनती है। उपयुक्त वस्तु जिससे बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। इसमें पदार्थ का अर्थ दिया गया। पदार्थ किसे कहते हैं, तो कि ये चीज़ें जिसमें से बनी हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक इसमें नहीं दिया गया, हमने एक उदाहरण लेते हैं, कापड़ यानी कि किसी भी प्रकार का कपड़ा। तो कपड़ा बनेगा कहाँ से, एक तो रुई में से बनेगा, या फिर रेशम या ऐसी चीज़ों में से बनेगा। तो रुई जो है, मैं समझ लो कि मैं एक कहती हूँ कि कॉटन का कपड़ा, तो कॉटन का कपड़ा बनता किससे, तो कि रुई से। रुई कहाँ से आई, तो कि हम वनस्पति उगाते हैं उसमें से रुई बनाते हैं, तो हमें मिलती है रुई। तो वो रुई जो है जिसमें से कपड़ा बना, वो हमारा रुई क्या हो गया, पदार्थ। उसे हम कह सकते हैं पदार्थ। वैसे ही जैसे कि इसमें इतने सारे उदाहरण दिए, उसमें समझ लो कि कुर्सी। कुर्सी बन तो लकड़ी की भी सकती है, प्लास्टिक या लोहे किसी से भी बनी हो उसको कुर्सी ही कहेंगे। लेकिन लकड़ी जो है, समझ लो कि वो कुर्सी लकड़ी की है, तो लकड़ी एक हमारा क्या हो गया, पदार्थ, जिसमें से ये चीज़ें बनी है। फिर है वजन या भारी हो उस पर घोल कीजिए। पानी, ईंट, केरोसिन जैसे सब कुछ दिया गया है, तो ईंट हम वजनदार कह सकते हैं। फिर आप बोलोगे धुआं तो हम देख नहीं सकते, बर्फ, मनुष्य भारी हो सकता है। पवन, दूध, कपड़ा, गेहूं
गेहूं हम वजनदार में गिन सकते हैं, पत्थर हम वजनदार में गिन सकते हैं, कागज, पेन, लोहा वजनदार होता है, प्लास्टिक, हवा, लकड़ी, लकड़ी भी हमारी वजनदार में आती है। तो ये जो जो चीज़ें वजनदार है उस पर गोल बना देना है। कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, पत्ती, कील, पानी, रबर, चौक जैसे सामान इकट्ठा कीजिए। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाइए। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं की आकृति बनाइए। यहाँ जो बताया गया है उस हिसाब से इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक पत्ती ली हुई है, उसके चारों ओर पेंसिल घुमाई हुई, तो ये पत्ती का आकार हो गया। वैसे आपको एक कील लेनी है तो यहाँ पे एक कील का चित्र बना लो। कील को रख के फिर उसके आजू बाजू में पेंसिल घुमाओगे तो क्या होगा, कील बन जाएगी ना, कील की निशानी बन जाएगी। कील जैसी होती है उसका उसकी आकृति बन जाएगी। वैसे ही पानी, अब पानी की आप आकृति कैसे बनाओगे, क्योंकि पानी तो आप रख नहीं सकते ना, तो पानी के अंदर जैसे बना दो। फिर रबर, चौक, वैसे जैसे सामान इकट्ठा करके फिर उसकी एक आकृति बनानी और उससे भी तारण करना है। प्रत्येक वस्तु पदार्थ की बनी होती है। हम जो भी चीज़ देखते हैं उसके मूल स्वरूप में एक पदार्थ रहता है। हम दरवाज़ा कहते हैं लेकिन दरवाज़ा बना जिससे उसको क्या कहेंगे, पदार्थ। हम दरवाजे को ये नहीं बोल सकते कि वो पदार्थ है, लेकिन दरवाजे को दरवाजा ही बोलते हैं। लेकिन दरवाजा बना किससे, उस मूल चीज को हम पदार्थ कह सकते हैं। जैसे कि दरवाजा लकड़ी का है तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो पदार्थ है उसके अंदर जो दरवाजे का था वो मेन पदार्थ कौन सा है, लकड़ी। उस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का वजन या भार होता है। कोई भी हल्के से हल्की चीज भी हो या भारे से भारी चीज भी हो, लेकिन उसका प्रत्येक का अपना वजन भी होता है और अपना भार भी रहता है। वजन और भार में डिफरेंट इतना ही है कि वजन यानी कि जो हमें उठाने में वजनदार ले गए उसको हम वजन कह सकते हैं। जो हमें दिखता ही है जैसे कि ईंट, वो हमें दिखती है कि वो वजनदार है। और दूसरा है भार। भार यानी कि जैसे कि आपने गैस का बॉटल देखा हो या फिर आप बोलते हो कि आज हमारे आसपास हवा है, वो हवा है सही, लेकिन वो जब हम गैस है तो गैस का जब हम बाटल में भर के उसका भार करवाएंगे तब पता चलेगा कि नहीं इतने किलो का गैस का बाटला है, लेकिन वो भार कहलाएगा। प्रत्येक वस्तु स्थान घेरती है। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह रोकती है। फिर वो जो भी हो, एक छोटा सा रबर हो या फिर बड़े से बड़ी कोई किताब हो, वो दोनों चीज अपनी अपनी जगह अपना अपना स्थान घेरती है, यानी कि अपनी अपनी जगह रोकती है। जितनी उसको जगह है उतनी वो जगह रोकता ही है। वायु स्थान घेरती है। वायु में वजन होता है। मैंने कहा उसी प्रकार से वायु हमें दिखाई नहीं देता। वायु यानी कि कोई भी गैसीय पदार्थ, लेकिन वो हमें दिखता है भले ही ना हो, लेकिन वो जगह घेरता है, यानी कि वो अपनी जगह रोकता ही है। आगे हम क्रियाकलाप में वो बात के बारे में भी जानकारी लेंगे कि वायु स्थान जरूर घेरता है, घेरती है, यानी कि वायु स्थान जरूर घेरता है, अपना स्थान जरूर ले लेता है कि वो कितने में आएगा, भले ही वो दिखाई न देता हो। और वायु में वजन भी होता है। ये चीज हम इस आगे के क्रियाकलाप के द्वारा ही जानेंगे। कांच के 3 पदार्थ पारदर्शी गिलास तथा कांच की 3 पारदर्शी कटोरी लीजिए। उनमें पानी, पत्थर और धुआं भरकर अवलोकन कीजिए। जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसे ही अगर आप 3 पदार्थ लोगे तो कौन सा क्या वजन रोकता है, क्या होता है, उसके बारे में लेंगे। 3 पदार्थ लिए हैं ग्लास में। देखो 3 चीजें हैं, 3 प्रकार के ग्लास है, तो उसमें तीनों में अलग अलग रखा गया है। पहले में पानी है, दूसरे में पत्थर रखा गया है, और तीसरा है जिसमें अगरबत्ती जलाकर रखी हुई है। अब तीनों का परिवर्तन क्या होता है वो देखना है, अब उसका अवलोकन करना है। और बाजू में ही वही सारी चीजें हैं, लेकिन क्या किया गया, कटोरी ली गई है, वो भी छोटी छोटी कटोरी है, तो वो क्या परिवर्तन आएगा वो अब उसके अवलोकन करके ही हमें नीचे लिखना है। जो पदार्थ बर्तन के अनुसार आकार धारण करे उसमें सही, और जो आकार न बदले उसमें गलत का निशान कीजिए। बर्तन का आकार धारण करता है, पहला बॉक्स है जिसमें बर्तन का आकार धारण करता है, उसमें पहले चर्चा कर लेते हैं। पदार्थ है कांच के गिलास में और कांच की कटोरी में। आकार धारण करता हो वैसा पानी, कांच के गिलास में डालोगे तो कांच के गिलास जैसी आकृति जितना हो गया, अगर कटोरी में डालोगे तो कटोरी के आकार का हो गया, यानी कि वो क्या करता है, आकार धारण करता है।
यानी कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बर्तन का आकार धारण करता है। पानी कांच के गिलास में रखोगे तो कांच के गिलास जैसा हो जाएगा, कटोरी में रखोगे तो कटोरी जैसा हो जाएगा, यानी कि ये आकार धारण करता है। जबकि पत्थर पत्थर हम कांच के गिलास में डालें या फिर कटोरी में डालें, वो आकार धारण नहीं करेगा। यानी कि हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है जो पदार्थ बर्तन के अनुसार आकार धारण करे उसमें सही और न करे उसमें गलत। धुआं धुआं क्या करेगा ना, बर्तन जैसा आकार धारण करेगा या नहीं करेगा। वो बर्तन जैसा आकार धारण नहीं करेगा, लेकिन जगह जरूर उतनी रोकेगा जितनी वो गिलास में है, जितनी भी हवा वो रोक के जरूर रखेगा, वरना वो बर्तन का आकार तो धारण नहीं करेगा। यानी कि वो बर्तन का आकार धारण नहीं करेगा। अब दूसरा है कि आकार नहीं बदलता है। कांच के गिलास और कांच की कटोरी में आकार नहीं बदलता है। कौन सी चीज़ें आकार नहीं बदलती है? तो कि पानी, वो तो आकार बदल ही रहता है, यानी कि हम यहाँ पे गलत ले, आकार नहीं बदलता नहीं बदलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सही किया था। आकार नहीं बदलता। पत्थर आकार नहीं बदलता है, यानी कि हम सही का निशान कर सकते हैं। और धुआं धुआं भी आकार तो नहीं ही बदलेगा, यानी कि वो आकार तो वो बदलेगा ही। क्यों? क्योंकि वो जिस कटोरी में उल्टा रखा गया वो उतना उतना ही उसका आकार रहेगा ना, वो अपने हिसाब से कुछ चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हम आकार नहीं बदलता है, वो आकार बदल देता है, इसलिए हम यहाँ पे भी गलत ही करेंगे। ना वो बर्तन का आकार धारण करता है, ना ही वो बर्तन का आकार बदलता है। आगे हम देखते हैं। पढ़िए और लिखिए। सारणी में कुछ ठोस, द्रव और गैसीय गैस यानी कि वायु पदार्थों के नाम दिए गए हैं। दूसरे नाम आप लिखिए। पानी जैसे कुछ पदार्थ को एक पात्र में से दूसरे पात्र में डालने पर आकार बदल जाता है। पानी जैसे जो भी पदार्थ है, यानी कि द्रव पदार्थ, वो द्रव पदार्थ क्या करते, हम एक पात्र में से दूसरे पात्र में डालेंगे तो वो अपना आकार जरूर बदल लेंगे, परंतु उसके द्वारा घेरी गई जगह में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि वो अपने द्वारा घेरी गई जगह नहीं बदलेगा। यानी कि मैंने 500 ml यानी कि मिलीलीटर 500 मिलीलीटर पानी लिया है, तो वो मैं 1 लीटर वाले जग में डालूंगी तो भी वो 500 मिलीलीटर की ही जगह रोकेगा, और अगर मैं 2 लीटर वाले जग में डालूंगी तो भी वो 500 मिलीलीटर की ही जगह रोकेगा। ना वो कम रोकेगा ना अधिक, यानी कि ना कम ना अधिक, वो अपने द्वारा जितनी जगह घेरनी है उतनी ही घेरेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो जग या बर्तन का जैसा आकार है वैसा वो धारण जरूर कर लेता है। आपने देखा कि आप ग्लास में पानी भरो तो ग्लास जैसे आकार जैसा दिखेगा, मटके में भरा है तो मटके जैसा आकार दिखेगा, पतीली में है तो पतीली जैसा आकार दिखेगा, क्योंकि पानी एक द्रव पदार्थ है। वो अपने द्वारा जो भी घेरी हुई जगह है उसमें कोई परिवर्तन है, हाँ उसका आकार जरूर बदल जाता है। ये द्रव पदार्थ का नियम है। अब जो नीचे जो दिया गया है उसमें दूध, पानी, पेट्रोल लिखा गया है, उस प्रकार से आपको दूसरे द्रव पदार्थ लिखने, जैसे कि चाय हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, छाछ हो गई, फिर डीजल, पेट्रोल लिखा है डीजल बाकी है तो डीजल, केरोसिन, ऐसे जितने भी द्रव पदार्थ आपको याद आ रहे हैं, मैंने कुछ याद दिला दिए, कुछ आपको जैसे भी याद है ऐसे ये बॉक्स में आपको लिखने हैं। उसी प्रकार पत्थर जैसे कुछ पदार्थ अपना आकार और रोकी गई जगह नहीं बदलते, ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहते हैं। पहले हमने देखा कि ये द्रव पदार्थ है, यानी कि दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फिर छाछ हो, चाय हो, वे सारी चीज़ें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। उसी प्रकार से वो सारी पदार्थ क्या आएगी, द्रव पदार्थ, वो एक पात्र में से दूसरे पात्र में डाले गए, अपने द्वारा जो भी रोकी गई जगह है वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके आकार में जरूर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं पत्थर जैसे कुछ पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जो ना अपना आकार बदलते हैं
और ना ही अपने द्वारा रोकी गई जगह, दोनों चीज वो नहीं बदलते हैं। जैसे कि आप देख लो पत्थर, आप पत्थर को ग्लास में डालो, थाली में रखो या कहीं पे भी रखो, वो पत्थर अपना आकार तो नहीं बदलता है, ना उसके द्वारा रोकी गई जगह बदलता है। उस पदार्थों को कहा जाता है ठोस पदार्थ। उसमें यहाँ पे कुछ नीचे जो आपको दिए गए रबर, कील, पेंसिल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि रबर है, आपकी पुस्तक जो रोकती है वो जगह नहीं बदलती है, उसके द्वारा जो रोकी गई जगह भी नहीं बदल, ना अपना आकार बदलती है। यानी कि पुस्तक हो गई, हमने क्लास में डस्टर देखा हो, चौक देखा हो, ब्लैक बोर्ड है, कबाट है, फिर कुर्सी है, या फिर टेबल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेंसिल यहाँ पे दी गई, किल दी गई है, ओके। पेन, अब हमारी पेन, फिर समझ लो कि टिपाई है, यानी कि वो बेड समझ लो। वो सारी चीजें हमारे घर में, बहुत सारी चीजें जो अपनी जगह पे रखी गई है, वो अपना जगह रोके ही पे खड़े ने। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाम लिख देने हैं। जो बाकी जगह खाली है वहां पे आपको ठोस पदार्थों के नाम लिखने हैं। वहां पे पहला रबर लिखा हुआ है, फिर आप लिख सकते हो पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, टेबल, कुर्सी, कबाट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम जो भी ठोस पदार्थ आपके दिमाग में आते हैं, इतने मैंने याद दिला दिए, बाकी कुछ आपको लिखने हैं। तो वहाँ पे आप ठोस पदार्थों के बारे में लिख सकते हो। हमारे क्लास की बेंचेस है, वो सारी क्या है, ठोस पदार्थ। वो अपनी जगह भी रोकती है, और ना ही वो अपनी जगह तो रोकती है, ना ही वो हमारे हिसाब से कोई जगह हम उसको थोड़ा ऐसा करते हैं कि भाई मोड़ के थोड़ा साइड पे रख दो, ऐसा तो हम नहीं करते ना। वो अपने द्वारा जगह जितनी रोकती है उतनी ही रोकेगी, ना अपना आकार बदलेगी ना ही कुछ। तो ऐसे सारे पदार्थों को क्या कहेंगे हम, ठोस पदार्थ। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर है धुएं जैसे कुछ पदार्थों को एक पात्र में से दूसरे पात्र में डालने पर उसका आकार बदल जाता है, तथा रोकी गई जगह में भी पात्र के अनुसार परिवर्तन होता है। ऐसे पदार्थों को कहेंगे गैस, यानी कि वायु कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक चीज में से दूसरी चीज में डालते, यानी कि एक पात्र में से दूसरे पात्र में डालते समय उसका आकार भी बदलता हो और उसके द्वारा रोकी गई जगह भी बदलती हो। इसीलिए हमने जो आगे क्रियाकलाप देखा था, ये इसमें जो धुआं है, मैंने यहाँ पे चारों में आपको गलत का निशान करवाया था। क्यों क्यों क्योंकि ये ग्लास में जितनी जगह इस धुएं ने रोकी है, अगर वही धुआं मैं कटोरी में लूँगी तो वो ऐसे तो आकार भी बदल लेगा, और वैसे उसकी द्वारा घेरी गई जगह भी बदल जाएगी। यानी वो कटोरी में कटोरी जितना ही आने वाला है, और ग्लास में ग्लास जितना आएगा। यानी कि जैसे पात्र में हम बदलते हैं, डालते हैं उसको, वैसे ही वो पात्र का आकार भी धारण कर लेगा, और पात्र में जितनी जगह होगी उतनी ही जगह में वो आएगा। ये हम कह सकते हैं। इसीलिए ये दोनों चीज जिसमें नहीं होती उसको हम कहते हैं गैसीय पदार्थ। जैसे कि धुआं, वायु, दो उदाहरण दिए गए हैं। फिर उसी प्रकार से हवा हो, फिर हमारा गैस का बॉटल हो। समझ लो कि गैस का बॉटल 15 किलो का है, यानी कि हम ये समझ ले कि उसमें 15 किलो गैस भरी है। अगर हम किसी और बॉटल में 10 किलो वाले बॉटल में वो 15 किलो गैस भरने जाएंगे, वो आएगी नहीं, आएगी ना। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जितनी गैस की जाने की जगह होगी उतना ही घेरेगी ना, वो 10 किलो ही आएगा, बाकी का 5 किलो उस बॉटल में नहीं आएगा। वैसे गैसीय पदार्थ जितने भी है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि धुआं, धुआं कहीं पे भी हो सकता है, उसका आकार ना है ना उसका घेरे जाने वाली जगह है। फिर वायु दिया गया है, उसके साथ और भी हमारी है, जैसे कि ऑक्सीजन वायु, बहुत सारे वायु है। ऑक्सीजन हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर हम कह सकते हैं कि धुआं लिखा है। फिर हवा जो हमारे आसपास है, वो एक रूम में रहेगी तो एक रूम जितनी हवा उसमें होगी। अगर एक छोटी सी रूम में होगी तो वो उतनी जगह रोकेगी। बड़े से हॉल में हो, छोटी सी रूम में हो, वो जैसे अभी होगा वैसे उसमें जगह और उसका आकार बदलेगा। फिर वो अगरबत्ती का धुआं हो गया। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में जो खाली जगह है वहाँ पे भरना है उसको। अब नीचे आपको 3 चीज़ें दी गई है। 。
देखो, लिखिए नमक, चमड़ा, दूध, कोयला, वायु, डीजल, मट्ठा, भाप, लकड़ी, कारखानों का धुआं, ऑक्सीजन और केरोसिन। ये सारी चीजें दी गई हैं। अब इसमें से कौन सी चीज कहाँ पे आएगी वो हमें लिखनी है। हम लास्ट से चालू करते हैं। केरोसिन किस में आएगा? द्रव में। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किस में आएगा? गैस में, वो एक वायु पदार्थ है। कारखानों का धुआं गैस में आएगा। लकड़ी ठोस पदार्थ है, यानी कि वो आएगा ठोस में। भाप, भाप यानी कि जो हम कोई भी चीज को गर्म करते हैं जो भाप निकलती है वो एक प्रकार का धुआं ही है, वो यानी कि गैसीय पदार्थ है, तो वो आएगा गैस में। मट्ठा, मट्ठा आएगा द्रव पदार्थ में। फिर डीजल भी हमारा आएगा द्रव पदार्थ में। वायु गैसीय में। कोयला स्पेसिफाई उसकी जितनी जगह होगी उतना ही रोकेगा, यानी कि वो है ठोस पदार्थ। दूध हमारा आएगा द्रव में। चमड़ा आएगा ठोस में। नमक, नमक भी हमारा आएगा ठोस पदार्थ, क्योंकि वो अपने जितनी उसकी जगह है उतना ही रोकेगा। वो नमक आप किसी भी चीज़ में लो। तो ये हो गया। ये कौन सी चीज़ कहाँ पे आई वो आप याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पे ठोस में मैं कह सकती हूँ, ठोस में नमक, चमड़ा, फिर कोयला और हमारा लकड़ी, लकड़ी, ये चारों चीज़ ठोस पदार्थ में आएगी। फिर द्रव में, तो द्रव में आएगा हमारा दूध, फिर डीजल, मट्ठा और हमारा केरोसिन। ये चार चीज़ें द्रव पदार्थ में आएगी। और उसके बाद है भाप यानी अरे गैसीय पदार्थ, तो उसमें आएगा वायु, फिर भाप, कारखानों का धुआं और ऑक्सीजन। ये सारे कहाँ पे आएंगे? हमारे गैसीय पदार्थ में। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद है विभिन्न वस्तुओं पर 3 टेबल दिए गए हैं, जिसमें लिखा है पहले में कि विभिन्न वस्तुओं पदार्थों के नाम, किससे बनी है वो, और प्राकृतिक स्रोत क्या है वो लिखना है। जैसे कि उदाहरण के रूप में पहला दिया गया है पेंट, वो किस में से बनता है? कपड़ा यानी कि कपास में से, और वो आता कहाँ से? वनस्पति में से। वैसे ही हमारी मेज कहाँ से बनती है? तो के लकड़ी में से बनती है ना हमारे लिए, तो लकड़ी, और लकड़ी तो वह कहाँ से आएगी? तो के वनस्पति से। फिर कमरपट्टा किससे बनेगा? चमड़े में से। उसका मेन स्रोत क्या है? चमड़ा किसका आएगा भाई? तो के प्राणी का आएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राणी का। घी का आपको दिया गया है कि घी किस में से बनता है? कि दूध यानी कि गाय भैंस में से बनेगा, गाय भैंस के दूध में से बनेगा, और गाय भैंस क्या है? हमारे प्राणी। वैसे ही पेट्रोल, पेट्रोल हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो हमें वो प्राप्त होगा जमीन में से, जमीन में से। और जमीन में हमारा प्राकृतिक स्रोत भी क्या हो गया? हमारा जमीन। फिर ईंट, ईंट किस में से बनेगी? तो के ईंट सीमेंट और उसमें से बनेगी, सीमेंट मिट्टी उसमें से, चूने में से बनेगी। तो ईंट आई कहाँ से? तो बोले कि ज़मीन में से हमें मेन स्रोत मिला। फिर पानी, पानी हमें कहाँ से मिलता है? कुआं, तालाब, नदी, और उसका मेन स्रोत क्या है हमारा? तो के बरसात। वैसे ही कागज, कागज कहाँ से बनेगा हमारा? लकड़ी में से, और लकड़ी कहाँ से आती है? वनस्पति में से। फिर कोयला, कोयला हमें मिलेगा ऐसे ही पेट्रोलियम पदार्थों में से, यानी कि ज़मीन के अंदर से, यानी कि उसमें हम कह सकते हैं ज़मीन, और उसका मेन स्रोत भी हमारा ज़मीन ही होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये सब के किससे बनी है? तो कोयला वो हमारे पेट्रोलियम पदार्थों से ही आता है, लेकिन उसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? हमारा ज़मीन। चलिए आगे हम देखते हैं। हमें सभी वस्तुएं पर्यावरण से मिलती हैं। इसमें हमने इस सारणी में पूरा देखा। उसका मेन स्रोत यानी प्राकृतिक स्रोत क्या रहता है? तो कि भाई जमीन है, या वनस्पति है, या बरसात है। आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें वनस्पति में से, हम खाने पीने की सारी चीज़ें हमें वनस्पति देती हैं। कपड़े बनाने की चीज़ें भी वनस्पति में से। प्राणी हमें दूध देते हैं, दूध हो, अंडे हो, चमड़ा है, ये सब कुछ हम प्राणी में से ले लेते हैं।
और बचा पानी, तो पानी हम बरसात के द्वारा ले लेते हैं। बरसात ही पानी का मेन स्रोत रहता है। अगर बरसात नहीं होगी तो कुएं और नदियों में पानी नहीं आएगा, यानी कि मेन स्रोत क्या हो गया, यानी कि प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया हमारा, बरसात। वैसे ही कोयले हो, पेट्रोल हो, वो पेट्रोलियम चीज़ें हैं, वो भी हमें ज़मीन के भूगर्भ में से ही मिलती है, यानी कि ज़मीन को कितना अंदर खोदो तब जाके कहीं कहीं से आपने सुना हो कि कोयला मिला या खानें मिली, तो उसमें से कोयले की खान मिली, तो उसमें से कोयला फिर रिफाइंड किया जाता है और फिर हम यूज़ में लेते हैं। लेकिन उसका मेन स्रोत क्या है, हमारे ज़मीन ही रहती है, यानी कि प्राकृतिक सारी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पर्यावरण से ही मिलती हैं। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है, हमें सभी वस्तुएं पर्यावरण से मिलती है। यदि ये सभी चीज़ वस्तुएं न मिले तो अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रकृति द्वारा दी गई सुविधाओं का अवश्य ही भरपूर उपयोग करना चाहिए। हमें जो भी सारी चीज़ें मिली है वो किससे मिलती है, प्रकृति से। हमने इसी में से जाना, ये ऊपर के टेबल द्वारा ही जाना कि हमें सारी चीज़ें किससे मिलेगी, प्राकृतिक, यानी कि प्रकृति पर्यावरण के द्वारा ही मिलती है हमें सारी चीज़ें। इसलिए हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, उसकी सुविधा उसका जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए, यानी कि उसको सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए और उसका बेपरवाही से उपयोग ना हो उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। कुछ वस्तु दी गई है और उसका प्राकृतिक स्रोत लिखना है। दूध, उसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया हमारा, प्राणी। लोहा, उसका प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया हमारा, जमीन। चावल का प्राकृतिक स्रोत वनस्पति। पानी का प्राकृतिक स्रोत वर्षात, यानी कि बरसात। कपड़ा वनस्पति से मिलेगा। ऑक्सीजन हमारी कहाँ से मिलेगी, तो भी हमारी वनस्पति से मिलेगी। हमने कितनी आगे भी चैप्टरों में हम पढ़ चुके हैं कि वनस्पति, यानी कि कोई भी वनस्पति हो वो ऑक्सीजन वायु बाहर फेंकती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु अंदर लेती है। हमारा ऑक्सीजन वायु का मेन स्रोत, प्राकृतिक स्रोत है हमारा वनस्पति। फिर पेट्रोल है, उसका क्या आएगा, जमीन। और भाप, वो कहाँ से आएगी, बरसात, यानी कि उसका भी प्राकृतिक स्रोत सूर्य प्रकाश है ऐसे तो, क्योंकि भाप गर्मी से पैदा होती है और प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है इसलिए वो सूर्य प्रकाश आएगा। इसमें लिखा है लोहा, चावल, कपड़ा इत्यादि ठोस पदार्थ है, जबकि दूध, पानी, पेट्रोल इत्यादि द्रव पदार्थ है। और भाप, ऑक्सीजन और धुआं ऐसे पदार्थ हम कह सकते हैं वो गैस, यानी कि वायु पदार्थ है। इसी के साथ हमारा 16वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें जानी, तो हमने क्या क्या जाना कि हमारा जो भी कोई चीज़ है तो उसका मूल स्रोत पदार्थ है, यानी कि वो किसी चीज़ में से बनी है। और पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और वायु। 3 प्रकार के पदार्थ से ही हमारे आसपास पूरी सृष्टि बनी हुई है, यानी कि हमारे आसपास हम ये इन्हीं 3 प्रकार के ही पदार्थों के से है। इसी के साथ हमारा 16वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें कहे गए अनुसार जहाँ जहाँ पे ऐसी सारणी दी गई है वो आपको भरनी है, ठीक है। ज़्यादातर उत्तर मैंने इसमें आपको बता ही दिए हैं। थैंक यू।